अगर महिलाओं को समान अवसर मिले तो भारत की जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी तुरंत हो जाएगी। आपके मोहल्ले में या फिर आपकी फैमिली में ही 5 भाइयों में से किसी एक लड़के की शादी हो जाए और उस एक स्त्री को बाकी के 4 भाई मिलकर भोगें तो कैसा लगेगा आपको? बहुत ही घिनौना लगेगा ना। उन्हें सिर्फ संतान पैदा करने वाली मशीन के रूप में देखा जाने लगा। पुरुषों को प्रमोशन मिलने की संभावना 30% ज्यादा होती है। वैदिक काल खत्म होते होते पुरुषों ने इस देश को पुरुष प्रधान देश बनाना शुरू कर दिया। उन्हें 4 दीवारी में कैद रखा जाता था। एजुकेशन का भी अधिकार महिलाओं से छीन लिया गया। 1100 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो समय था वो महिलाओं के लिए काला समय कहा गया। जब किसी महिला का पति मर जाता था तो फिर उस विधवा महिला को भांग धतूरा खिला दिया जाता था, जिससे वो और भी ज्यादा नशे में पागल हो जाती थी। फिर वहां पर ढोल नगाड़े और धुआं इतना ज्यादा तेज कर दिया जाता था ताकि उस स्त्री को जिंदा जलने जैसा खतरनाक दृश्य किसी को भी दिखाई न दे। आज भी एक लड़की को अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। आज भी भारत में 40% लड़कियां 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। महिलाओं को समान काम करने के लिए पुरुषों से 20% कम वेतन दिया जाता है। भारत में हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 14% है। क्या आप मान सकते हैं? हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं और 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना गया है। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में महापुरुषों का नाम तो है ही, साथ ही साथ ब्रह्मवादिनी महिलाओं के नाम भी उसमें हैं, जैसे विश्वधारा, लोपा, मुद्रा, घोषा, इंद्राणी, देवयानी जैसी तमाम महिलाओं का वर्णन है ऋग्वेद में। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। उस टाइम दोस्तों नारी को भी एक जैसी एजुकेशन का अधिकार था। उस समय बाल विवाह नहीं होता था। जब लड़कियां परिपक्व हो जाती थी शादी के लिए तब उनकी शादी की जाती थी। धर्म शास्त्रों के कामों में भी स्त्रियां पुरुषों के बराबर ही भाग लेती थी। उस समय महिलाओं को पूरी फ्रीडम दी जाती थी। महिलाओं को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया जाता था। हाँ, अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद महिला का पुनर्विवाह का प्रचलन तो नहीं था, लेकिन विधवा महिला का भी उस समय पूरा सम्मान किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को पुरोहितों और ऋषियों का भी दर्जा प्राप्त था। महिलाएं भी आत्मज्ञानी हुआ करती थी, ना कि सिर्फ पुरुष। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं उस टाइम पर नहीं थी। उसी समय स्त्रियों को अर्धांगिनी कहना शुरू किया गया था। अर्धांगिनी मतलब आधा पुरुष का हिस्सा और आधा महिला का हिस्सा। कोई 1 इंच ऊपर नहीं, कोई 1 इंच नीचे नहीं, दोनों को एक समान माना जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि वैदिक काल ईसा के 6 वर्ष पहले से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक माना गया है, लेकिन धीरे धीरे इसके बाद महिलाओं के लिए काला युग आना शुरू हो गया। वैदिक काल खत्म होते होते पुरुषों ने इस देश को पुरुष प्रधान देश बनाना शुरू कर दिया और महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे छीनने शुरू कर दिए। उन्हें 4 दीवारी में कैद रखा जाता था। एजुकेशन का भी अधिकार महिलाओं से छीन लिया गया। धार्मिक कामों में भी उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। समाज या परिवार में कोई भी हस्तक्षेप अब महिला नहीं कर सकती थी। जैसा पुरुष कहे वैसा ही उसकी आज्ञा का पालन करना ही एक महिला का धर्म बना दिया गया। अगर लड़की छोटी है तो अपने पिता के सहारे रहेगी, जवानी के बाद अपने पति के सानिध्य में और बुढ़ापे में अपने पुत्र के सहारे वो रहेगी। उसका खुद का कोई भी वजूद नहीं बचा। धीरे धीरे इस तरह धीरे धीरे एक महिला नारी की जगह भोग्या की तरह इस्तेमाल की जाने लगी। उन्हें सिर्फ संतान पैदा करने वाली मशीन के रूप में देखा जाने लगा। जहां अभी तक महिलाओं को मर्यादा के क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था, वहीं अब धीरे धीरे समाज में ये बात फैलाई जाने लगी कि मर्यादा का पालन सबसे ज्यादा पुरुष कर सकता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा गया है, ना कि सीता को। द्वापर युग में द्रौपदी के साथ जो हुआ, ऐसा बुरा बर्ताव किसी भी नारी के साथ किसी भी युग में अभी तक नहीं हुआ था। उससे पहले द्रौपदी की शादी तो अर्जुन के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें 5 पांडवों में बांट दिया गया। खैर ये बात द्वापर युग की है, बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए हमें सुनने में बहुत नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन जरा सोचिए, आपके मोहल्ले में या फिर आपकी फैमिली में ही
5 भाइयों में से किसी एक लड़के की शादी हो जाए और उस एक स्त्री को बाकी के 4 भाई मिलकर भोगें, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत ही घिनौना लगेगा ना। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को जुए में दांव पर लगाने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई थी। हारने के बाद वो दुर्योधन के हाथों में ऐसे सौंप दी गई जैसे कसाई के हाथों में बकरी सौंप दी जाती है। खैर, स्त्रियों की यही दुर्दशा जारी रही। 1100 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो समय था वो महिलाओं के लिए काला समय कहा गया है। इस बीच स्त्रियों की दुर्दशा बहुत बुरी हुई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह चरम पर था। इस समय सती प्रथा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसका प्रोसेस आखिर था क्या। जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसकी लाश को अग्नि देते समय उसके बगल में एक स्त्री के लिए भी चिता तैयार कर दी जाती थी। अब पति की मौत के बाद स्त्रियां तो लगभग पागल हो ही जाती हैं, वो रोती रहती थी। फिर उस विधवा महिला को भांग धतूरा खिला दिया जाता था, जिससे वो और भी ज्यादा नशे में पागल हो जाती थी और भी बिलख बिलख कर रोने लगती थी। वहां पर दूसरी स्त्रियां जा नहीं सकती थी, ये तो आपको पता ही होगा। फिर वहां पर ढोल नगाड़े और धुआं इतना ज्यादा तेज कर दिया जाता था ताकि उस स्त्री को जिंदा जलने जैसा खतरनाक दृश्य किसी को भी दिखाई न दे और ना ही किसी को वो महसूस हो। उस महिला को नशे की हालत में चिता पर लिटा दिया जाता था और उसे भी जिंदा ही उसके मरे हुए पति के साथ जला दिया जाता था। इस तरह की भयानक चीजें महिलाओं के साथ हुई हैं हमारे महान भारत देश में। छोटी छोटी कुंवारी लड़कियों को मंदिरों में दान कर दिया जाता था और अगर वो गर्भवती हो जाती थी तो उनकी संतान को हरिजन कहा गया था। लेकिन सन 1800 के बाद जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को बंद कर दिया, बहुत सारी पुरानी प्रथाएं बंद कर दी उन्होंने। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। पहले मुर्गी आई या अंडा, इस सवाल ने तो लोगों को खूब भटकाया है। लेकिन एक सवाल और है जो आपको भटका सकता है, वो ये है कि पहले लड़की आई या लड़का, क्योंकि लड़की के बिना तो लड़का पैदा ही नहीं हो सकता। ये भी उसी तरीके का एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लड़की या महिला की अहमियत लाखों साल पहले हमारे पूर्वज अच्छी तरह समझ चुके थे। इसीलिए इस देश में लड़कियों को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का पद दिया गया था। लेकिन इसी देश में हर घंटे एक महिला को दहेज के लिए आज भी मार दिया जाता है। क्या ये वही भारत है जिसे हम गर्व से महान कहते हैं? क्योंकि आज भी एक लड़की को अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। भारत जो आज दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है, वह महिलाओं को आज भी उनके अधिकारों के लिए वंचित किया जा रहा है। चाहे एजुकेशन हो, रोजगार हो या फिर सामाजिक अधिकार, महिलाएं हर मोर्चे पर पीछे हैं। भारत में 2023 में लिंग अनुपात 1020 पुरुषों पर लगभग 929 महिलाएं थीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। आज भी भारत में 40% लड़कियां 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। कई गरीब परिवारों में बेटों की पढ़ाई पर खर्च होता है, लेकिन बेटियों को घर संभालने को कहा जाता है, इसीलिए उनकी पढ़ाई रुक दी जाती है। भारत की 48% महिलाएं काम करने की उम्र में हैं, लेकिन सिर्फ 23% महिलाएं रोजगार में हैं। महिलाओं को समान काम करने के लिए पुरुषों से 20% कम वेतन दिया जाता है। ऑफिस में महिलाओं और पुरुषों के वेतन की असमानता यानी जेंडर पे गैप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्वलंत मुद्दा है। इस पर गहराई से शोध करने के लिए हमें बहुत सारे सोर्सेस को समझना होगा। जेंडर पे गैप वो अंतर है जो पुरुषों और महिलाओं को औसत वेतन के बीच होता है। ये डिफरेंस जो है समान एक जैसा ही काम करने वाले पुरुष और महिला कर्मचारियों के वेतन में होता है। इक्वल पे का मतलब ये है समान काम के लिए समान वेतन। जेंडर पे गैप सभी कामों का औसत वेतन अंतर दिखाता है, चाहे वो समान हो या अलग। भारत में औसतन महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20% कम कमाती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है सामाजिक कारण। महिलाएं अक्सर उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाती, जिससे उनके पास उच्च वेतन वाली नौकरियों के अवसर कम हो जाते हैं। महिलाएं बच्चों और परिवार की देखभाल के कारण कम घंटे काम कर पाती हैं या फिर अपना कैरियर ही छोड़ देती हैं। कई नौकरियों को पुरुष प्रधान माना जाता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। महिलाएं अक्सर लीडरशिप की भूमिका तक नहीं पहुंच पाती। महिलाएं अधिकतर पार्ट टाइम या लो स्किल जॉब होती हैं, जिनमें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। तीसरा कारण कानून और जागरूकता की कमी। समान वेतन एक्ट 1976 के बावजूद इसका पालन हर जगह नहीं हो रहा है दोस्तों।
महिलाएं अक्सर अपने वेतन या भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने में असहज महसूस करती हैं। इसका पहला प्रभाव है इंडिविजुअल इम्पैक्ट। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा आती है। उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पे भी बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ता है। परिवार की स्थिति तो इससे कमजोर होती ही है, समाज में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है। महिलाओं की कम भागीदारी के कारण जीडीपी में बहुत कमी आती है। सामाजिक असमानता बढ़ती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत सारे पड़ते हैं। आईटी सेक्टर में जेंडर पे गैप 26% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जेंडर पे गैप 24% है। पुरुषों को प्रमोशन मिलने की संभावना 30% ज्यादा होती है। तो अब बात ये आती है कि हम इस अंतर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला है, समान वेतन कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। कंपनियों के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि जेंडर पे गैप का खुलासा करें। उच्च शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम करने चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैथ जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है। समाज में लैंगिक समानता पर जागरूकता बढ़ानी चाहिए। कंपनियों में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दोस्तों, आइसलैंड दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जहां पर जेंडर पे गैप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है कानून बनाकर। यहां महिलाओं को समान अवसर और वेतन मिलता है। अब जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। एक महिला सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वो देश की प्रगति की धुरी भी है। जब हर महिला को उसके अधिकार मिलेंगे, तभी भारत सही मायनों में विकसित कहलाएगा। भारत में हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। एग्जाम्पल के तौर पे निर्भया जैसे मामलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, लेकिन ऐसी घटनाएं आज भी रुकी नहीं है। वो लड़की वायरल हो गई थी, तो आप सभी जानते हैं ऐसे हर दिन हो रहा है। पारिवारिक और राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की भूमिका अक्सर बहुत ही सीमित होती है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 14% है। क्या आप मान सकते हैं? यह असमानता केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। अगर महिलाओं को समान अवसर मिले तो भारत की जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी तुरंत हो जाएगी। लड़कियों को एजुकेशन से वंचित करना उनके बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित करता है और देश के भविष्य को भी। लेकिन यह असमानता हमेशा के लिए नहीं है, हम इसे बदल सकते हैं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, सभी लोग जागरूकता फैलाएं। सभी लड़कियों को मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए एक समान वेतन और कार्य क्षेत्र में सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। कड़े कानून और उनका सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। एक महिला के उठाए गए कदम से पूरा समाज बदल सकता है। महिलाएं कमजोर नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप हैं। अगर हम महिलाओं को उनके हक दें तो भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। ये वीडियो आपको अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और हाँ, हमारी आवाज बने। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं देश की एक नई बीमारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।